बच्चों हम कार्य के गणना के बारे में बता रहे थे, 5 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। छठा पॉइंट हम ले रहा हूँ, खुले पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य। एक रासायनिक अभिक्रिया है वो खुले पात्र में संपन्न हो रही है तो उसमें कितना कार्य होगा। देखो जैसे हमसे बोला गया खुला पात्र का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर बंद पात्र हो इसका मतलब आयतन नियत है, और अगर खुला पात्र है, अगर पात्र खुला है तो उसमें वायुमंडल का दाब लगेगा, और वायुमंडल का दाब तो नियत होता है। इसका मतलब अगर पात्र खुला है इसका मतलब बाह्य दाब का मान नियत है, ऐसे बोल सकते हैं। एक तरह से देखा जाए खुले पात्र का मतलब P एक्सटर्नल यानी जो बाह्य दाब है उसका मान नियत होगा, और आपको ये भी याद होगा जब बाह्य दाब का मान नियत होता है तो प्रक्रम होता है अनुत्क्रमणीय। यानी एक तरह से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया खुले पात्र में हो रही है तो वो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का जो कार्य है वो आपको बताया था। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब होता है ना, एक पद का प्रक्रम को हो या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को बात की तो कार्य का फॉर्मूला होगा W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। या लिख दिया मैंने W बराबर माइनस P डेल्टा V या माइनस P V2 माइनस V1 आ गया। देखो इस P को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा माइनस P V2 माइनस P V1। ठीक है, आइडियल गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT। तो वहां से जो PV2 है इसका मान रखा मैंने N2R into T, और PV1 का लिखा N1R into T। ठीक है, RT कॉमन लिया तो ये बनेगा माइनस ये आ गया N2 माइनस N1R into T। N2 माइनस N1 इसको लिखा मैंने डेल्टा N, N2 का मतलब उत्पाद के मोल, N1 का मतलब क्रिया कारक के मोल, इसको लिखा डेल्टा N। तो फॉर्मूला बन गया W बराबर माइनस डेल NG/RT। डेल N अब G लिखा ना, G का मतलब क्या है, डेल N का मतलब उत्पाद में से क्रिया कारक को माइनस करना, ये तो मोल का अंतर आ गया। G का मतलब केवल गैसीय मोल लेने। अब आप कहेंगे सर गैसीय क्यों लिए जाते हैं, लिक्विड और सॉलिड क्यों नहीं लेते हैं, तो आपको बता देता हूँ। हम जो कार्य है, कार्य कौन सा ले रहे हैं, हम दाब आयतन कार्य ले रहे हैं, और दाब आयतन कार्य के अंदर जो आयतन में परिवर्तन है वो मेनली गैसेस की वजह से होता है, सॉलिड और लिक्विड की वजह से नहीं होता। इसलिए हम जब भी ये मोलों का अंतर निकालते हैं ना उसके अंदर केवल गैसीय मोल लेते हैं। तो आप तो फॉर्मूला याद कर लो, W बराबर माइनस डेल NG/RT। यहाँ पर डेल NG है उत्पाद के गैसीय मोल, इस बात का ध्यान रखना, गैसीय मोल ही लेने, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोल। ये लिखा मैंने, डेल NG है उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोल। ठीक है, चलिए जी ये छठा पॉइंट बता दिया। सातवां पॉइंट लेते हैं। सातवां पॉइंट मैंने ले लिया, बंद पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य। अभी तो क्या लिया था, खुले पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य। अब मैं ले रहा हूं बंद पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य। आपको बताया भाई थोड़ी देर पहले, अगर पात्र बंद है इसका मतलब आयतन नियत होगा। देखो बंद पात्र का मतलब आयतन नियत V कांस्टेंट होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर माइनस P डेल्टा V। अगर V कांस्टेंट है तो डेल्टा V का मान कितना होगा, 0, तो कार्य का मान आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया का बंद पात्र में किया गया कार्य शून्य होता है। ये लीजिए सेवंथ का आंसर देंगे शून्य। अगला प्रकार ले लिया मैंने, आठवां प्रकार हमने ले लिया गैस का मुक्त प्रसार का कार्य, या इसको बोलते हैं, या एक और कार्य इसके साथ ही ले लिया, निर्वात के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या लिया पॉइंट, निर्वात के विरुद्ध किया गया कार्य या फिर गैस के मुक्त प्रसार का कार्य। मुक्त प्रसार का क्या मतलब है कि गैस मुक्त रूप से प्रसारित हो रही है, इसका मतलब उसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, इसका मतलब बाह्य दाब का मान 0 है। नंबर 1, निर्वात के विरुद्ध का मतलब बाह्य दाब का मान कितना हो, 0। चाहे निर्वात के विरुद्ध हो या गैस के मुक्त प्रसार का कार्य हो, दोनों केस में P एक्सटर्नल बाह्य दाब का मान 0 होगा। तो हमने बोला जो P एक्सटर्नल है उसका मान कितना हो गया, 0। W बराबर होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल का मान कितना होगा, 0, तो कार्य का मान भी 0 होगा। तो अब आपको बता देते हैं बंद पात्र में रासायनिक अभिक्रिया का कार्य शून्य होता है। दूसरा, निर्वात के विरुद्ध कार्य शून्य होता है। तीसरा, गैस के मुक्त प्रसार का कार्य शून्य होता है। और एक बात ध्यान रखना, चक्रीय प्रक्रम का कार्य शून्य नहीं होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए जी ये तो हमने कार्य के पॉइंट बता दिए। अब हम आपको बता देते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको लिख दिया जाता है फ्लोट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा, ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है इसको बताया था रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने। फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये बता देते हैं, ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वही हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। दूसरा पॉइंट लिखा हमने, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसको केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या हम ये भी बोल सकते हैं ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये लिखा हमने, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता,
इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक और लिखा ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। तो ये उष्मागति का जो प्रथम नियम है वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही होता है, यानी जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, ये तो हमने बात करी थ्योरेटिकली। अब आपको बता देते हैं मैथमेटिकली, गणितीय रूप से आप उष्मागतिकी के प्रथम नियम को कैसे लिखोगे। गणितीय रूप बता देते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास एक निकाय है और जो निकाय है उसके अंदर जितने भी ऊर्जाएं उसके अंदर जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती है उन सब का जो योग है उसको बोला E1। यानी मैं बोल सकता हूँ E1 क्या है, तो E1 है निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। E1 हमने ले लिया निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। मेरे पास एक निकाय है तो मैंने बोल दिया कि जो निकाय है इसकी जो प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा है उसका मान E1 है। अब हमने क्या किया, वो जो निकाय है उसको Q उष्मा दे दी और निकाय पर W कार्य कर दिया। तो Q क्या है, निकाय को दी गई उष्मा, और W निकाय पर किया गया कार्य। मतलब हमारे पास एक निकाय है जिसकी आंतरिक ऊर्जा का मान E1 है, हमने इसको Q उष्मा दे दी, उस पर W कार्य कर दिया। तो अब निकाय की अंतिम आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, तो बोलेंगे E1 प्लस Q प्लस W, और जो अंतिम आंतरिक ऊर्जा है उसको मैंने बोल दिया E2। ये लीजिए E2 निकाय की आंतरिक ऊर्जा, कौन सी, अंतिम आंतरिक ऊर्जा, फाइनल। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि E2 का मान क्या होगा, तो E2 बराबर होगा E1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, इस E1 को इधर लिया तो हम लिख सकते हैं ना E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा Q प्लस W। E2 माइनस E1 का मतलब डेल्टा E, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा E बराबर Q प्लस W। तो जो डेल्टा E बराबर Q प्लस W है इसी को बोल दिया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको फ्लोट लिखा जाता है। तो जब भी आपको फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली लिखना हो तो डेल्टा E बराबर लिख देना Q प्लस W। डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, Q उष्मा और W कार्य होता है। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी इस फॉर्मूले को काम मिले तो Q और जो W है इसको आपको विद साइन रखना है, और साइन के साथ साथ में इकाई का भी ध्यान रखेंगे। Q और W, जैसे मान लो उष्मा अगर जूल में ले रहे हैं तो कार्य भी जूल में लिखेंगे यार। उष्मा को अगर आपने कैलोरी में लिया तो कार्य भी कैलोरी में लेना है। तो इसका मतलब आपको इनके लिए लिख दिया मैंने विद साइन एंड सेम यूनिट, मतलब इन दोनों को रखते समय दोनों का साइन रखेंगे, साइन अपना अपना होगा और जो यूनिट है दोनों की एक जैसी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं ये उष्मागति का जो प्रथम नियम है, इसके कुछ कंक्लूजन है, इसके कुछ निष्कर्ष है। तो निकले जा रहा हूं मैं फ्लोट के निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष बता देते हैं। निष्कर्ष का मतलब हमारे पास जो समतापीय प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम है, तो इनके लिए 1 बाय 1 करके मैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात करी नंबर 1 समतापीय प्रक्रम के लिए मैं क्या करूंगा, समतापीय प्रक्रम के लिए उष्मागति का प्रथम नियम लगाऊंगा, फ्लोट डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। ठीक है, समतापीय प्रक्रम में आपको मैंने बताया था समतापीय प्रक्रम के लिए डेल्टा E का मान 0 होगा, तो डेल्टा E का मान 0 रखो, तो Q बराबर आएगा माइनस W, या W बराबर आता है माइनस Q। ठीक है, अब W बराबर माइनस Q या Q बराबर माइनस W का क्या तात्पर्य है, समझना। जैसे मैंने बोला Q बराबर माइनस W बराबर माइनस Q, W बराबर माइनस Q, इसको समझना। W बराबर माइनस Q का क्या मतलब है, ये W बराबर हो गया माइनस Q, इसका मतलब ये हुआ हमने निकाय को उष्मा दी, अगर निकाय को उष्मा दे रहे हैं तो Q का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो Q को पॉजिटिव रखेंगे तो W क्या आ जाएगा, नेगेटिव। W नेगेटिव का मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो मैं से बोल सकते हैं ना समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई उष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये तो लिखा समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई उष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। समझ में आ गई बात। या आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हैं Q बराबर माइनस W लिखा, ये लीजिए आपने लिखा Q बराबर माइनस W, आप इसको समझ लीजिए Q बराबर माइनस W है। आपने बोला निकाय पर हमने कार्य किया, निकाय पर कार्य किया, आप निकाय पर कार्य करोगे तो W का मान हो गया पॉजिटिव, ये लीजिए W पॉजिटिव फॉर्मूले में रखो तो Q का मान क्या होगा, नेगेटिव। Q नेगेटिव होने का मतलब निकाय उष्मा उत्सर्जित करेगा, तो इसे बोल सकते हैं निकाय पर किया गया कार्य निकाय द्वारा उत्सर्जित उष्मा के बराबर होता है। तो आप या तो इसे बोल दीजिए समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई उष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, या आप इसे बोल सकते हैं समतापीय प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य निकाय द्वारा उत्सर्जित उष्मा के बराबर होता है। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए जी, ये तो हमने आपको समतापीय प्रक्रम के बारे में बता दिया। दूसरा बताता हूँ चक्रीय प्रक्रम के लिए। अब मैं उष्मागति का प्रथम नियम लगा रहा हूँ चक्रीय प्रक्रम के लिए, फ्लोट डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा E का मान शून्य होगा। आपको बताया था चक्रीय प्रक्रम के लिए जितने भी अवस्था फलन है उनका परिवर्तन शून्य होता है। अवस्था फलन का परिवर्तन कितना होगा, शून्य। डेल्टा E
इसका मतलब डेल्टा ई का मान शून्य हो गया, डेल्टा ई का मान शून्य रखेंगे तो क्यू बराबर होता है माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू, यानी समतापीय प्रक्रम का एग्जैक्टली सेम वैसा रिजल्ट है, तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम के लिए हमने उष्मागति का प्रथम नियम लगा दिया, डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। रुदोष्म में तो क्यू बराबर कितना हो गया 0, क्यू बराबर 0 का एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा ई का मान किसके बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के, ऐसे बोल सकते हैं डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा ई, तो वैसे बोल सकते हैं रुदोष्म प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य। देखो डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, निकाय पर किया गया कार्य का मतलब डब्ल्यू का साइन होगा पॉजिटिव, अगर डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा ई पॉजिटिव होगा, डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब आंतरिक ऊर्जा में कमी, तो अपने से बोलते हैं रुदोष्म प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। लिखा हमने रुदोष्म प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, यानी रुदोष्म प्रक्रम के अंदर आप निकाय पर जितना कार्य करोगे सारा का सारा कार्य उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी बात, आपको पता है कार्य अवस्था फलन नहीं होता है, पर रुदोष्म प्रक्रम में कार्य का मतलब हो गया डेल्टा ई, और डेल्टा ई तो अवस्था फलन होता है, तो मैं से बोल सकते हैं कि रुदोष्म प्रक्रम में ये जो कार्य होता है ना ये अवस्था फलन की भांति व्यवहार करता है। रुदोष्म प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन है, ऐसे बोल सकते हैं रुदोष्म प्रक्रम के अंदर कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्य अवस्था फलन है क्या, तो बोल देना नहीं है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि रुदोष्म प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन है क्या, तो बोल देना हाँ, रुदोष्म प्रक्रम के अंदर कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करता है। ठीक है जी, ये हमने तीसरा पॉइंट बता दिया। फोर्थ पॉइंट हमने ले लिया समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम के लिए हम फ्लोट लगा देते हैं, फ्लोट डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। समायतनिक प्रक्रम में कार्य का मान शून्य होता है, तो डब्ल्यू की जगह 0 रखा तो डेल्टा ई बराबर आएगा क्यू। कब, जब समायतनिक है, समायतनिक का आयतन नियत है, तो क्यू ना लिख के इसके नीचे लिख दिया क्यू वी, वी का मतलब है आयतन नियत है, तो वैसे हो सकता है क्यू वी का मतलब क्या हुआ, क्यू का मतलब उष्मा हुआ, वी का मतलब नियत आयतन की उष्मा हुआ, तो नियत आयतन की उष्मा को बोल रहे हैं डेल्टा ई, तो वैसे हो सकता है कि नियत आयतन की जो उष्मा है उसको बोलेंगे डेल्टा ई, तो ये लिख भी दिया मैंने, नियत आयतन पर अभिक्रिया उष्मा क्यू वी बराबर डेल्टा ई होता है। तो जब सवाल आते हैं ना, तो या तो वो आपसे बोलेगा डेल्टा ई का मान ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर कई बार सवाल ऐसे बोलते हैं नियत आयतन की अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करो, तो जैसे आपसे बोला जाए नियत आयतन की अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करनी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये हमसे डेल्टा ई की कैलकुलेशन करवा रहा है। समझ में आ रही बात। जैसे आपसे बोला जाए नियत आयतन की अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करो, इसका मतलब आपको सीधा सीधा डेल्टा ई का मान ज्ञात करना होता है। चलो जी, दूसरी बात, उष्मा जो है ना, उष्मा जो है वैसे अवस्था फलन नहीं है, पर नियत आयतन की उष्मा का मतलब हो गया डेल्टा ई, और डेल्टा ई अवस्था फलन होता है, इसलिए बोल दिया जाता है समायतनिक प्रक्रम में उष्मा जो है वो अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है। समायतनिक प्रक्रम में उष्मा अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है, तो ध्यान रखना रुदोष्म प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करेगा, और जो समायतनिक प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम के अंदर उष्मा अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है। एक प्रक्रम और है, पांचवा समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस, इसके लिए भी हम फ्लोट लगाते हैं। फ्लोट हमने लिखा डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई को लिखा हमने E2 माइनस E1, क्यू की जगह क्यू लिखा, डब्ल्यू की जगह लिख देते हैं माइनस पी डेल्टा वी, तो माइनस पी डेल्टा वी को लिखा V2 माइनस V1। ठीक है, इसको अरेंज करें तो ये बनेगा Q बराबर E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। यहाँ तक पहुंच गया। आगे मैं आपको बताऊंगा एंथैल्पी। एंथैल्पी H बराबर होता है E प्लस PV, E प्लस PV होता है एंथैल्पी, तो ये लिखा E2 प्लस PV2, इसकी जगह लिखा मैंने H2, E1 प्लस PV1 को लिखा H1, तो जो H2 माइनस H1 है इसको लिख देते हैं डेल्टा H, और ये Q, तो यानी Q बराबर डेल्टा H आ गया। कब आया, जब दाब नियत है, तो ऐसे लिख दिया मैंने QP बराबर डेल्टा H। QP बराबर डेल्टा H का मतलब नियत दाब की उष्मा का मतलब डेल्टा H होता है, तो ये लिख भी दिया मैंने। नियत दाब पर अभिक्रिया उष्मा, नियत दाब पर अभिक्रिया उष्मा यानी जो QP है इसका मतलब डेल्टा H होता है, नियत दाब की अभिक्रिया उष्मा का मतलब डेल्टा H होता है। फिर बताते हैं QP बराबर डेल्टा H है, और डेल्टा H तो अवस्था फलन होता है, तो हम फिर बोल सकते हैं कि समायतनिक प्रक्रम में और एक समदाबी प्रक्रम में जो उष्मा है वो अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने समदाबी प्रक्रम में उष्मा अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है। तो कंक्लूजन सुन लीजिए, याद कर लेना। रुदोष्म प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करेगा, नंबर 1, और दूसरी बात सम आयतनिक प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम दोनों के अंदर उष्मा अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए जी, अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली आपसे, उष्मा गति का प्रथम नियम तक बता दिया, कार्य वगैरह बता दिया, उष्मा आंतरिक ऊर्जा सब कुछ समझा दिया। अब इस पर कुछ सवाल बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सवाल ले लिया हमने।
पहला सवाल हमने ले लिया, निम्न में से अवस्था फलन है, पहला दे रखा है Q, दूसरा दे रखा है W, थर्ड दे रखा है Q प्लस W और फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। उसमें अवस्था फलन नहीं होता है, कार्य अवस्था फलन नहीं होता है। तीसरा लिखा Q प्लस W का मतलब डेल्टा ई, और डेल्टा ई तो अवस्था फलन होता है, तो आंसर दिया जाएगा तीसरा, थर्ड आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करता है? कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करता है, अभी भी जस्ट समझाया ना कि रुदोष प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करेगा, तो आंसर दिया जाएगा रुदोष प्रक्रम। ये थर्ड आंसर रुदोष प्रक्रम दिया जाएगा। इसमें चार ऑप्शन दे रखे, पहला दे रखा समदाभी प्रक्रम, दूसरा दे रखा समायतनिक प्रक्रम, थर्ड दे रखा रुदोषम प्रक्रम और फोर्थ हमारे पास है समतापीय प्रक्रम। तो इसका आंसर दिया जाएगा रुदोषम प्रक्रम, थर्ड रुदोषम प्रक्रम। ठीक है, अगला सवाल, एक मोल आदर्श गैस की एकांक आयतन की आंतरिक ऊर्जा का मान है। हमसे बोला गया है एक मोल आदर्श गैस है, उसके एकांक आयतन की आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है 3/2p, दूसरा दे रखा है 2/3p, थर्ड दे रखा है p/2 और फोर्थ दे रखा है 2p। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा आदर्श गैस की। आप जानते हैं आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का मतलब केवल और केवल गतिज ऊर्जा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो शून्य होती है। तो अपन इसको समझ सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा E बराबर क्या होगा? केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 RT। यहाँ तक हम पहुंचे। आदर्श गैस समीकरण है, देखिए आदर्श गैस समीकरण है तो वैसे भी आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT होता है। ठीक है, आपसे क्या बोला गया? एक मोल है और आयतन एकांक है, तो मोल की जगह आप एक रखो और आयतन की जगह भी एक रखो, तो यहाँ से आएगा P बराबर आ जाएगा R × T। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में R × T की जगह क्या लिखे? P लिखे, तो हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है ये बराबर आ जाती है 3/2p। ये लीजिए 3/2p आंसर दिया जाएगा, फर्स्ट 3/2p आंसर दे देंगे इसके लिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगला सवाल, एक गैस को रुदोष्म उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया जाता है। एक गैस को रुदोष्म उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया जाता है। गैस का अंतिम ताप, गैस का अंतिम ताप की बात कर रहा है। हमने उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा दिया। ये लीजिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। इसने बोला रुदोष्म, रुदोष्म बोलते हैं Q बराबर हो जाएगा 0। ये लीजिए Q बराबर 0 हो जाएगा, रुदोष्म है तो Q बराबर 0 हो गया। ठीक, तो Q बराबर 0 है तो डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा E बराबर आ जाएगा W के बराबर। इसने क्या बोला? एक गैस को रुदोष्म उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया जाता है। अब संपीड़ित हो रहा है, संपीड़ित है तो कार्य का चिन्ह क्या होगा? तो यार प्रसार का कार्य नेगेटिव होता है, संपीड़न का कार्य पॉजिटिव होता है। इसका मतलब W क्या आ जाएगा आपके पास में? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि गैस का संपीड़न हो रहा है। ये लीजिए संपीड़न होगा, W पॉजिटिव है तो डेल्टा E का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा E का पॉजिटिव का मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो यार ताप में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब गैस का जो अंतिम ताप है वो प्रारंभिक ताप से अधिक होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? गैस का अंतिम ताप क्या होगा? तो आंसर क्या देंगे? प्रारंभिक ताप से अधिक होगा, प्रारंभिक ताप से अधिक होगा। फर्स्ट आंसर दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझा देता हूँ। रुदोष्म उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया गया तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W होता है। रुदोष्म में तो Q का मान तो हो गया 0, तो डेल्टा E किसके बराबर आ गया? W के। अब संपीड़ित कर रहे हैं, गैस का प्रसार का कार्य नेगेटिव होता है, संपीड़न का कार्य पॉजिटिव है, W का साइन पॉजिटिव आएगा। अगर W का साइन पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा E का साइन भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा E पॉजिटिव का मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा E नेगेटिव का आंतरिक ऊर्जा में कमी। अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ताप में भी वृद्धि होगी। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तो ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि का मतलब यह हुआ अंतिम ताप प्रारंभिक ताप से अधिक होगा, तो T2 का मान T1 से बड़ा होगा। तो हम बोल देंगे गैस का अंतिम ताप उसके प्रारंभिक ताप से अधिक होगा, प्रारंभिक ताप से अधिक होगा। फर्स्ट आंसर दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है जी, अगला सवाल। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस को बाह्य दाब 3 ATM के विरुद्ध 20 डेसीमीटर क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक, 1 डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब 1 लीटर होता है, यानी कुल मिला के बात दे रखी 20 लीटर से 40 लीटर। डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूबिक बराबर 1 लीटर होता है। तो सवाल ये है, एक आदर्श गैस को बाह्य दाब 3 ATM के विरुद्ध 20 लीटर से 40 लीटर तक प्रसारित किया जाता है। किया गया कार्य लीटर ATM में ज्ञात करो। अब देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, गैस का जो प्रसार है बाह्य दाब 3 ATM के विरुद्ध हो रहा है। बाह्य दाब कितना है? बाह्य दाब आपका दे रखा है P एक्सटर्नल, वो P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 3 ATM, और ये एक नियत दाब दे रखा है। इसका मतलब बाह्य दाब नियत है, और जब कभी भी बाह्य दाब नियत होगा प्रक्रम होगा अनुत्क्रमणीय, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य होता है W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस P एक्सटर्नल बाह्य दाब का मान कितना दे रखा है 3, डेल्टा V। आयतन 20 लीटर से कहाँ गए 40,
40 में से 20 माइनस किया तो ये आ जाता है 20, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा लीटर एटीएम में, लीजिए लीटर एटीएम। तो इसका आंसर आ गया -60 -60 लीटर एटीएम, ये लीजिए इसका आंसर -60 लीटर एटीएम आ जाता है, ठीक है। आंसर दिया हमने -60 लीटर एटीएम, ठीक। अगला सवाल, एसटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन को आयतन 2 गुना होने तक प्रसारित किया जाता है, कार्य की गणना जूल में करो। एसटीपी दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले तो मैं ऑक्सीजन के मोल बना देता हूं। ऑक्सीजन के मोल, देखो ऑक्सीजन के मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार अपॉन अणुभार। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, इसका मतलब ऑक्सीजन का आधा मोल आ गया, ये आधा मोल आ गया। आप समझते हैं, कोई सी भी गैस हो उसका एनटीपी एसटीपी में 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ तो आधा मोल है, तो आधा मोल का आयतन कितना होगा, तो 11.2 लीटर। इसका मतलब एक तरह से जो प्रारंभिक आयतन है वो 11.2 लीटर है, 11.2 लीटर है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, गैस का क्या करना है, प्रसार करना है आयतन 2 गुना होने तक। इसका मतलब अंतिम आयतन 2 गुना का मतलब V2 का मान 11.2 का 2 गुना 22.4 लीटर, ये लीजिए 22.4 लीटर आ गया। और एसटीपी है, और एसटीपी पर दाब का मान लिया जाता है 1 एटीएम, तो पीएक्सएल का मान कितना हो गया, 1 एटीएम हो गया। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, W बराबर आता है माइनस पीएक्सएल डेल्टा V को लिखा हमने V2 माइनस V1, पीएक्सएल की जगह हमने 1 रखा, V2 माइनस V1 ये आ जाता है 11.2, ठीक है। ये जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा लीटर एटीएम में, ठीक है। तो आंसर -11.2 तो लीटर एटीएम में आ रहा है। इसने किसमें पूछा आंसर, जूल में। लीटर एटीएम को जूल में बदलना है, तो इसके लिए मैंने इसको 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए आंसर आपका लीटर एटीएम से जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देंगे -11.2 × 101.3 जूल, ये आंसर हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते पहले तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 लीटर के सिलेंडर में 10 मोल ऑक्सीजन के उपस्थित है। सिलेंडर में अचानक छिद्र हो जाने के कारण संपूर्ण गैस वायुमंडल में चली जाती है और सिलेंडर खाली हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटीएम हो तो गैस द्वारा किया गया कार्य लीटर एटीएम में ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, ये सिलेंडर दे रखा है, ये लीजिए सिलेंडर दे रखा है। ये हमको एक सिलेंडर दे दिया गया, ठीक है। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस हमारे पास 10 मोल ऑक्सीजन है, ये 10 मोल ऑक्सीजन के भरे हुए हैं। सिलेंडर का जो आयतन है वो 5 लीटर है, इसका आयतन दे रखा है 5 लीटर, ये 5 लीटर आयतन दे रखा है। और जो ताप है, ताप का मान इसने 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ये दे रखा है इसने। बोला अचानक से छेद हो गया, इस सिलेंडर में छिद्र हो गया, इस सिलेंडर में छेद हो गया, गैस निकल के पूरी बाहर आ गई और बाहर गैस आ रही है। वायुमंडल दाब का मान दे रखा है, पीएक्सएल दे रखा है 1 एटीएम, ये 1 एटीएम दाब दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें छेद हुआ, गैस का प्रसार होगा, और प्रसार किसके विरुद्ध हुआ, जो हमारा बाह्य दाब 1 एटीएम उसके विरुद्ध हुआ। इससे मेरे को पता लगा बाह्य दाब का मान 1 एटीएम नियत है, इसका प्रक्रम तो अनुत्क्रमणीय होगा। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे W बराबर माइनस पीएक्सएल डेल्टा V, ये तो फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। और पीएक्सएल का मान तो 1 दे रखा है, V2 माइनस V1 दे रखा है 5 लीटर। कुल मिला के बात ये सवाल में बस V2 पता लगाना है, V2 कितना होगा, V2 पता लगा लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सवाल में लिखा गया सिलेंडर खाली हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि सर V2 तो फिर शून्य हो जाएगा। V2 क्या है, तो V2 निकाय का आयतन है, V2 का मतलब निकाय का अंतिम आयतन लेना है। अब निकाय कौन है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो निकाय कार्य सिलेंडर कर रहा है या कार्य गैस कर रही है, तो यार कार्य तो गैस कर रही है ना, तो निकाय कौन है, निकाय तो गैस है। निकाय आपका सिलेंडर थोड़ी ना है, तो खाली कौन हुआ, खाली सिलेंडर हुआ, गैस थोड़ी ना खाली हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से V2 आपका शून्य नहीं हो सकता, बल्कि अब तो ये और होगा कि पहले जो गैस है वो सिलेंडर में भरी हुई थी, अब गैस सिलेंडर के निकल के बाहर आ गई, तो आयतन तो और ज्यादा ग्रहण करेगी ना, ठीक है। इसका मतलब V2 का मान हमको निकालना पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो कितने मोल है, 10 मोल है, तो 10 को 22.4 से गुणा कर दो। ऐसा कब होता है, जब एसटीपी होता है। और एसटीपी कब होगा, जब दाब का मान 1 एटीएम हो, वो तो बिल्कुल है।
पर साथ में ताप का मान होता है 0 डिग्री या ताप का मान दे रखा है 87 डिग्री। इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, इसको सोल्व करने का तरीका आपको पीवी बराबर एनआरटी लगाना पड़ेगा। ये लीजिए पी V2 बराबर हमने एनआरटी लगा दिया है, यहाँ से हमको V2 लाना है, तो V2 बराबर क्या लिखूंगा मैं, एनआरटी अपॉन पी, ये लिखा जाएगा एन मोल। आपसे बोला सिलेंडर खाली हो गया, इसका मतलब 10 मोल था, 10 के 10 मोल बाहर निकल के आ गए, ये 10 मोल बाहर आ गए। R इंटू टी, आयतन लीटर एटी में लाना होता है, तो R का मान क्या रखेंगे, तो R का मान रख देते हैं 0.0821, ये लीटर एटी में रखा, इंटू टी, ताप का मान 300 केल्विन, ये 300 केल्विन हमने रख दिया, अपॉन ताप का मान 1 एटम दे रखा, तो ये आपका आयतन ये लीटर में आ जाता है। तो यहाँ से V2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो 300 है ना, 300 को अगर आप 0.0821 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 24.6 आता है, तो 24.6 को जैसे आपसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 246 लीटर, ये 246 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो V2 का मान आ गया, तो V2 की जब हमने क्या लिखा, ये 246 लिखा, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -241 लीटर एटीएम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है -241 लीटर एटीएम, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 373 केल्विन ताप पर 1 मोल जल वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के विरुद्ध प्रसारित होता है, कार्य की गणना कीजिए और कार्य कैलोरी में बताना है। जल का वाष्पीकरण हो रहा है, तो पहले तो जल के वाष्पीकरण की बात करें तो जल है H2O जो लिक्विड है, इसका वाष्पीकरण हो गया और ये H2 गैस बना लिया। 1 मोल है, 1 मोल का वाष्पीकरण होगा तो मिलेगा भी 1 मोल, तो सबसे पहले तो मैं इसका डेल एन जी निकाल लेता हूँ, तो डेल एन जी 1 - 0 = 1 आ जाएगा। आपने बोला था ना डेल एन जी निकालते समय गैसेस मोल लेने हैं, तो ये तो लिक्विड है, तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। एक तरह से 1 मोल जल का वाष्पीकरण वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम, यानी पात्र खुला है, खुले पात्र में जल का वाष्पीकरण, यानी इसे बोलते हैं एक प्रक्रम हो रहा है खुले पात्र में, और खुले पात्र में प्रक्रम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, आप फॉर्मूला लगा देना, W बराबर माइनस डेल एन जी आर टी, ये फॉर्मूला लगा देना, माइनस डेल एन जी की जगह रखा हमने 1 R इंटू टी। आंसर किस में देना, कैलोरी में, तो R का मान रखते हैं हमने 2 कैलोरी और ताप का मान 373, ये लीजिए 373, ये आंसर आ जाएगा कैलोरी के अंदर, ठीक है। इसको सोल्व करें, इसका 373 का डबल कर देते तो ये आ जाता है 746 कैलोरी। इस क्वेश्चन का आंसर है -746 कैलोरी, ये लीजिए इसका आंसर होता है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट 112 ग्राम आयरन, आयरन का परमाणु भार दे रखा 56, 112 ग्राम आयरन तनु HCl से क्रिया करता है, कार्य कैलोरी में की गणना कीजिए जब अभिक्रिया संपन्न होती है। नंबर 1 नियत आयतन के बंद पात्र में, और नंबर 2 27 डिग्री पर खुले पात्र में, ठीक है। पहला दे रखा नियत आयतन के बंद पात्र में, याद करो आपको रासायनिक अभिक्रिया का कार्य बताया था नियत आयतन के बंद पात्र में, यानी पहला सोल्व करें, इसमें आयतन नियत है तो V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कार्य का मान 0 होगा, तो पहला जो है उसका आंसर तो 0 देना है, कार्य 0 होगा। दूसरा 27 डिग्री पर खुले पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला है W बराबर माइनस डेल एन जी आर टी, तो डेल एन जी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। ये लीजिए ये आयरन है, आयरन की क्रिया करवा रहे हम तनु HCl से, ये लीजिए हमने HCl ले लिया है, HCl तनु HCl, इससे हमको मिल जाता है, एक तो हमको मिलता है FeCl2 प्लस ये हाइड्रोजन गैस ये मिलती है, ठीक है। हमसे क्या बोला आयरन कितना है, आयरन हमारा 112 ग्राम है, तो आयरन के मोल निकाल लेते हैं। आयरन का मोल 112 ग्राम आयरन है, परमाणु भार होता है 56, इससे मेरे को पता लगा। एक तरह से आयरन के 2 मोल काम में ले रहे हैं, तो क्या काम करो, आयरन के 2 मोल रखते हुए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो। आयरन के 2 मोल, इसको संतुलित करें, इधर भी 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, ये 4 आ गया, और यहाँ लिखा जाएगा, ये लीजिए 2 आ जाएगा। आप इसका डेल एन जी निकाल लीजिए। डेल एन जी कैसे निकालते हैं, उत्पाद की गैसेस मोल, वो तो 2 है, क्रिया कारक में 0, इसका डेल एन जी 2 आ जाता है। हम इसका कार्य निकालें तो W बराबर आ जाता है माइनस डेल एन जी आर टी, माइनस की जगह माइनस लिखा, डेल एन जी 2 आ गया, R इंटू टी।
आंसर हमको देना कैलोरी में, तो आर का मान क्या रखा हमने 2 रखा, टी ताप का मान 27 डिग्री का मतलब ये 300 केल्विन, ये आंसर आपका कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करें, -2 दूना 4 और 12 आंसर आ जाता है -1200 कैलोरी। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आता है W बराबर -1200 कैलोरी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। पहले का आंसर तो बंद पात्र में था, तो बंद पात्र में कार्य का मान 0 होता है, और दूसरा खुले पात्र में फॉर्मूला लगा दिया W बराबर -डेल NG/RT। डेल NG निकालने के लिए आपने रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया और संतुलित करके डेल NG निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, एक गैस 500 कैलोरी उष्मा अवशोषित कर 150 जूल कार्य करती है, गैस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? हमको उष्मागति का प्रथम नियम लगाना है। उष्मागति का प्रथम नियम डेल्टा E बराबर होता है Q + W। 500 कैलोरी उष्मा अवशोषित करता है, अवशोषित करेगा तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा 500, और कार्य निकाय कर रहा है, निकाय द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव, ये लीजिए कार्य नेगेटिव। और हम लोग क्या करते हैं, 500 में से 150 को माइनस करके उत्तर दे देंगे 350, जो कि गलत हो गया। 500 दे रखा है बेटा कैलोरी में और 150 दे रखा जूल के अंदर। मैंने आपसे बोला था दोनों की इकाई भी एक जैसी होनी चाहिए। आप क्या करते हो, साइन का तो ध्यान रख लेते हो पर इकाई का ध्यान नहीं रख पाते, और कैलोरी में से जूल डायरेक्ट तो माइनस नहीं हो सकता, यानी बदलना पड़ेगा। अगर इनको बदल के सोल्व करेंगे तो आंसर न तो 650 आएगा, ना 350 आएगा, ना 250 आएगा, आंसर देंगे नन। ये लीजिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, फिर भी बच्चा गलत क्यों करता है? गलत करेगा इकाई की वजह से। वो क्या करता है, डायरेक्ट 350 पे टिक कर देता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार का एक सवाल और लिखा मैंने, एक गैस 100 जूल उष्मा अवशोषित कर बाह्य दाब 2 एटीएम के विरुद्ध 10 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा देते, डेल्टा E बराबर होता है Q + W। इसको लिख सकते हैं Q, W की जगह लिखा -P डेल्टा V। ये लीजिए तक आ गया। Q उष्मा अवशोषित कर रहा है तो ये हमने लिख दिया, ये तो 100 आ गया, -P दाब का मान 2 एटीएम, V2 - V1, 10 से हम 20 जा रहे हैं। ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 100 - 20, तो आपको लगेगा 80 आंसर दे देते हैं, और पहला ऑप्शन भी 80 होता है। फिर इसमें भी फिर गड़बड़ है। देखो 100 तो क्या है, 100 तो आपका जूल में दे रखा है, 100 तो आपने जूल में ले रखा है, और P डेल्टा V आपने दाब का मान किस में लिया? एटीएम में लिया, आयतन लीटर में लिया, तो यार 20 तो लीटर, 20 जो है ना ये तो लीटर एटीएम में, आपने 20 जो ले रखा वो लीटर एटीएम में, तो जूल में से लीटर एटीएम फिर माइनस नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लीटर एटीएम को किससे बदलना पड़ेगा? जूल में, फिर माइनस करेंगे तो आंसर ना तो 80 आएगा, ना 120 आएगा, ना 140 आएगा, आंसर फिर से दे देंगे नन ऑफ दीस। ये लीजिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्या समझा रहे हैं? दोनों क्वेश्चन आपको ये बता रहे हैं आपको साइन का तो ध्यान रखना ही रखना है, पर उससे भी ज्यादा जरूरत हमको इसकी इकाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, साइन का तो ध्यान रख लेते हैं और उसकी इकाई पे ध्यान ही नहीं देते, और ऑप्शन भी पहला ही नजर आता है, तो ये क्वेश्चन हमारा इतना आसान होने के बाद में भी गलत हो जाता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मोल आदर्श गैस समतापी उत्क्रमणीय रूप से 10 लीटर से 80 लीटर तक प्रसारित होती है। ज्ञात करो किलो जूल में। W, Q, डेल्टा E और या डेल्टा U निकालना है। चलो जी, सबसे पहले कार्य पे आ जाते हैं। क्या दर का समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम है? आपको याद है समतापी जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम का फॉर्मूला होता है। -2.303, ठीक है। n मोल, हमको 2 मोल दे रखे हैं, R × T, आंसर किस में देना है? किलो जूल में। तो R का मान किलो जूल में रखेंगे। 8.314 ये तो जूल में होता है, 1000 का भाग लगा दिया तो किलो जूल होगा, × T ताप का मान हो गया ये 300 log V2 अपॉन V1। 80 लीटर, 10 से 80 तो 80 अपॉन 10 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके देखें, ठीक है। इसको देखो सोल्व करके देख लेते हैं। ये तो आपके पास log 8 बन जाएगा। ये तो log 8 आ गया ना, तो आप इसको लिख सकते हैं -2.303 × 2 इंटू, ये तो लिखा ना हमने 8.314, ये 00 से मैंने 00 कैंसिल कर दिया। 8.3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8.3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये 24.9 यानी लगभग 25/10 किया तो 2.5 आ जाता है, तो मैंने इसको 2.5 लिख दिया इनटू log 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 तो इसको लिख दिया जाता है 3 log 2, ये लीजिए ये आंसर हमारा किलो जूल में बन जाता है। 2.303 है, 2.303 को अगर हम log 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इसका मल्टीपल होता है 0.693, log 2 इंटू 0.303 इसका मल्टीपल आता है 0.693, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय और 2.5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमको दे देगा 7.5 किलो जूल की 7.5 आ जाता है। इसको और मल्टीप्लाई करें, अगर आपको 0.693 है कैलकुलेशन करते समय आप चाहो तो 0.7 लेके भी फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। 0.693 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 ये हमारे पास आ जाता है 10.39 माइनस 10.39 किलो जूल, ये लीजिए ये तो कार्य आ जाएगा। अब देखो, अब आपसे जो पूछा गया ना उनके आंसर देते हुए चलते हैं। पहले आपसे क्या पूछा गया कार्य, तो कार्य जैसे आपसे बोला गया उत्तर दे देना माइनस 10.39 किलो जूल, ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड आपसे पूछा गया उसमें आपको याद होगा समतापी जो प्रक्रम होता है, समतापी प्रक्रम में Q बराबर माइनस W होता है, अगर Q बराबर माइनस W है तो प्लस 10.39 किलो जूल इसकी उष्मा का मान आ जाएगा, ये नंबर 2 आ गया। नंबर 3 आपसे क्या बोला गया डेल E या डेल U, तो डेल E समतापी प्रक्रम के लिए डेल E और डेल U का मान 0 होता है, तो थर्ड हम दे देंगे डेल E बराबर 0, ये लीजिए ये थर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल आदर्श गैस 1 एटीएम दाब से 0.1 एटीएम दाब तक समतापी रूप से संपीड़ित होती है, अधिकतम कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखो सवाल हमसे बोला गया समतापी रूप है 27 डिग्री सेल्सियस ताप है 1 मोल आदर्श गैस है, 1 एटीएम से लेके हम कहां तक जा रहे हैं 0.1 एटीएम तक जा रहे हैं। इसका मतलब समतापी प्रक्रम तो है, पर समतापी प्रक्रम के अंदर भी हमको देखना पड़ेगा कि समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम है या समतापी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। देखो अगर समतापी के साथ में अनुत्क्रमणीय होगा तो फॉर्मूला लगेगा माइनस पी स्क्वायर डेल्टा वी, और समतापी के साथ अगर उत्क्रमणीय होगा ना तो फिर फॉर्मूला लगेगा माइनस 2.303 nRT log V2 upon V1 या log P1 upon P2 लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखना पड़ेगा समतापी के साथ ये समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम है या समतापी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। देखो अब इसका हिंट क्या छुपा हुआ है सवाल के अंदर, इसने बोला अधिकतम कार्य। देखो सवाल में क्या दे रखा है अधिकतम कार्य, दाब क्या हो रहा है गैस का, पहले 1 एटीएम है और 1 एटीएम से दाब कितना हो गया 0.1 एटीएम, 1 से 0.1 एटीएम होने का दाब का मान कम हुआ यानी प्रसार हो रहा है, तब प्रसारित होती है, ये प्रसार लिखा है। इसको ठीक कर देता हूं मैं, संपीड़ित नहीं है प्रसारित होती है। ठीक है, ये लीजिए हमने आपसे डिस्कस किया था याद हो तो, जब गैस का प्रसार होता है तो उत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से अधिक होता है। याद है ना, ग्राफ बना के कंपैरिजन समझाया था, बोला था जब गैस का प्रसार होता है तो उत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य अनुत्क्रमणीय से अधिक होता है, और गैस का जब संपीड़न होता है तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य उत्क्रमणीय से अधिक होता है। ये सवाल किसका है, प्रसार का है, और बोला क्या अधिकतम कार्य निकालो। तो यार प्रसार में अधिकतम कार्य कब आएगा, तो जब आपका प्रक्रम होगा उत्क्रमणीय। इससे हमको पता लग गया ये जो सवाल है ये हमारे पास में समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम का सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम का सवाल है। कैसे पता लगा उत्क्रमणीय, अधिकतम कार्य को देख के पता लगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 upon V1, या इसके लिख सकता हूं मैं P1 upon P2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2.303 n एक दे रखा है, R इंटू टी किलो जूल में आंसर देना है, तो R का मान रखा जाएगा 8.314, ये तो जूल हो गया, 1000 का भाग लगा दिया तो किलो जूल हो गया, इंटू टी ताप का मान 300 केल्विन, तो P1 upon P2, P1 का मान दे रखा 1 और P2 का मान दे रखा है 0.1, ये 0.1 दे रखा है, 1 upon 0.1 बनेगा 10
और log 10 होता है 1, ठीक है। और अभी भी समझाया था इसका मान तो 2.5 होता है, तो इसको सोल्व कर दिया जाता है माइनस 2.303 इंटू 2.5, ये हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 2.5 है इसको मल्टीप्लाई करें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, यह जाता है 5.75, आंसर माइनस 5.75 किलो जूल, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। माइनस 5.75 ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल आदर्श गैस रुद्धोष्म उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है तो 3 किलो जूल कार्य प्राप्त होता है। गैस का अंतिम ताप याद करो, सीवी का मान दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, सवाल समझना। 1 मोल आदर्श गैस है, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है। अब ये सवाल है रुद्धोष्म उत्क्रमणीय रूप से, ठीक है। कार्य आपको मिला, याद होगा रुद्धोष्म उत्क्रमणीय में जो फॉर्मूला था W बराबर, वो बताया था NCV डेल्टा T, और डेल्टा T को T2 - T1 लिखो क्या W। आपसे क्या बोला, 3 किलो जूल कार्य प्राप्त हुआ, तो W का मान रख देते 3 किलो जूल, जूल में बदलेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला था जब भी आप फॉर्मूले के अंदर Q और W का मान रखेंगे तो Q और W का मान विधि चिन्ह रखेंगे ना। सवाल किसका है, प्रसार का। जब गैस का प्रसार होता है तो कार्य नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर -3000 लिखना पड़ेगा। M मोल आपको दे रखा 1 और CV का मान सवाल में दे रखा 20, T2 - T1, T2 आपसे पूछा जा रहा है और T1 का मान दे रखा है 300 केल्विन की, 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देखें, 0 0 300 ये बनेगा -150 बराबर T2 - 300। इसको सोल्व करते हैं तो T2 बराबर आता है हमारे पास में 150 केल्विन, T2 बराबर है 150 केल्विन। इस प्रकार से ये सवाल सोल्व होता है। ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो इस सवाल में गड़बड़ क्या होती है, इस सवाल में बच्चा गलती क्या करेगा, वो फॉर्मूला भी लगा देगा, W की जगह केवल 3000 रखेगा। जैसे वो 3000 रखेगा, इसका आंसर आएगा 450, आप रख के देख लेना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, W की जगह आपको 3000 तो रखना है, पर चिन्ह के सहित रखोगे ना। और कार्य क्या, प्रसार का कार्य, तो प्रसार का कार्य तो ऋणात्मक होता है, तो -3000 रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और वैसे भी आपको बताया गैस का रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, समझना, गैस का रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है ना। देखो डेल्टा E बराबर क्या होता है, Q + W होता है ना। रुद्धोष्म में तो Q बराबर कितना होगा, 0। डेल्टा E का मान W के बराबर आएगा। अब प्रसार हो रहा है, अगर प्रसार होगा तो W का मान नेगेटिव होता है, ये प्रसार है तो W का मान नेगेटिव होगा। अगर W नेगेटिव आएगा तो डेल्टा E भी क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा E नेगेटिव का मतलब आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो ताप में भी कमी होगी। इसका मतलब अंतिम ताप प्रारंभिक से तो कमी होगा, प्रारंभिक 300 है तो अंतिम ताप 450 कैसे आ सकता है। तो जैसे 450 आ जाए, ये तो टेक्निकली वैसे गड़बड़ है ना, तो आप वैसे पता लगा सकते हैं। यानी जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार होगा तो अंतिम ताप प्रारंभिक ताप से कम होगा, जैसा कि सवाल में है। और गैस का संपीड़न होता है ना, तो फिर अंतिम ताप प्रारंभिक ताप से अधिक होगा। इसी को प्रसार की जगह संपीड़न का सवाल बना देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 450। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए जी, हमने ऊष्मागति का प्रथम नियम के बारे में बता दिया, कार्य वगैरह बता दिया, आंतरिक ऊर्जा होगी। अब आप चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक नया टॉपिक और आता है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी, इसका सिंबल होता है H, एंथैल्पी। एंथैल्पी को हमने जैसे ब्रेक किया ना, तो ये ब्रेक हुआ En + थैल्पोज। En और थैल्पोज इन दोनों से मिलकर बनता है एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड कैसे बना, En और जो थैल्पोज है, ये En और थैल्पोज ग्रीक वर्ड है, इन दोनों से मिलकर बनता है एंथैल्पी। En का मतलब इन, In, और जो थैल्पोज है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है हीट। तो इसको देख के पता लग रहा है इन हीट मतलब एक ऐसा एनर्जी कंटेंट जिसको आप उष्मा के रूप में परिवर्तित कर सके, उसको बोल दिया जाता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का सीधा सीधा क्या मतलब है, ऊर्जा का वह भाग जिसे उष्मा के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो ये जो डेफिनेशन है, जो एंथैल्पी जो नाम है ना, वो खुद अपनी डेफिनेशन बता रहा है। चलिए एक बात तो ये होगी। वैसे आपको बता देते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम रासायनिक अभिक्रिया है वो खुले पात्र में संपन्न होती है। जब खुले पात्र में संपन्न होती है तो वहां पर दाब नियत होगा, और नियत दाब की जो उष्मा है या नियत दाब की जो ऊर्जा है ना, उसको बोलता है एंथैल्पी। तो लिख दिया हमने, स्थिर दाब पर मापी गई उष्मा एंथैल्पी कहलाती है। यानी एंथैल्पी की बात ही कब होगी, जब दाब का मान नियत होगा, यानी नियत दाब पे जो उष्मा मापी जाती है उसको बोल दिया जाता है एंथैल्पी, ठीक है। अब इसको गणित रूप ऐसे बोला जाए, एंथैल्पी क्या है, तो बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा और जो दाब आयतन ऊर्जा है उसका जो योग है उसको बोला जाता है एंथैल्पी।
एक हमने आंतरिक ऊर्जा E तथा दाब आयतन ऊर्जा, दाब आयतन का मतलब PV, दाब आयतन ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं एंथैल्पी H बराबर होता है E प्लस PV। ये फॉर्मूला आ गया, एंथैल्पी H बराबर E प्लस PV। अब देखो एंथैल्पी क्या है, तो ऊर्जा है, अगर ऊर्जा है तो वो मात्रा पर निर्भर करेगा, इसका मतलब एंथैल्पी विस्तीर्ण गुणधर्म है, उसके साथ में ये अवस्था फलन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विस्तीर्ण गुणधर्म तथा अवस्था फलन होता है। ठीक है, अब देखो आप आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप अगर आंतरिक ऊर्जा का यथार्थ मान ज्ञात नहीं कर सकते तो आप एंथैल्पी का भी यथार्थ मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें एंथैल्पी परिवर्तन। ये लीजिए एंथैल्पी परिवर्तन, इसको बोला जाता है डेल्टा एच। कैसे? H बराबर होता है E प्लस PV। अगर हम डेल्टा H लिखना हो तो डेल H बराबर क्या लिखेंगे, डेल E प्लस डेल P इंटू V। P और V दो वेरिएबल है। अब इसके तीन केस बना देता हूँ। एक केस तो क्या बना दिया जिसमें दाब नियत है, दूसरा केस बना दिया आयतन नियत है, और तीसरे केस में हमने दाब और आयतन दोनों को वेरिएबल बना दिया। कैसे बोला? पहला केस के लिए दाब नियत है, ऐसे बोलो आयतन वेरिएबल है। दूसरा केस के लिए आयतन नियत है या बोलो दाब वेरिएबल है, तो तीसरे केस के अंदर दाब और आयतन दोनों वेरिएबल बना दे। इसके तीन केस बना देते हैं। अगर दाब नियत है तो रिलेशन बनेगा डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल्टा V, ये प्लस P डेल्टा V। ठीक है, समझ में आ गया? आप जानते हैं और PV बराबर जो NRT है वहां से हमने एक रिलेशन बनाया था, P डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं डेल NGRT। अगर रासायनिक अभिक्रिया तो डेल NGRT, तो जो P डेल्टा V है उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा H बराबर डेल E प्लस डेल NGRT, रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगर आयतन नियत है तो रिलेशन क्या बनेगा, डेल H बराबर डेल E प्लस V डेल्टा P, और P और V दोनों वेरिएबल है तो रिलेशन बनेगा डेल H बराबर डेल E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि P और V दोनों वेरिएबल है। अब हमारे जो सवाल है वो तो आते हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया के सवाल आते हैं जो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पे संपन्न होते हैं। तो उस केस में हम फॉर्मूला काम में लेंगे डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल NGRT। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिस्कस करना है। स्थिर दाब तथा स्थिर ताप पर संपन्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए तो वो फॉर्मूला बोल दिया ना भाई, डेल H बराबर होता है डेल E प्लस डेल NGRT। यहाँ तक पहुंच गए अपन। डेल H का मतलब होता है नियत दाब की अभिक्रिया उष्मा, डेली का मतलब है नियत आयतन की अभिक्रिया उष्मा। तो डेल H की जगह अपन QP भी लिख सकते हैं, डेल E की जगह हम QV भी लिख सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं QP बराबर QV प्लस डेल NGRT, या आप ये भी लिख सकते हैं QP माइनस QV बराबर डेल NGRT। ठीक है, यहाँ पर QP का मतलब क्या है, तो QP का मतलब डेल्टा H होता है, मतलब नियत दाब की अभिक्रिया उष्मा। QV का मतलब डेल्टा E होगा, नियत आयतन की अभिक्रिया उष्मा। तो जब भी सवाल आए और आपसे बोला जाए नियत आयतन की अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करो तो डेल्टा E निकालना है। अगर आपसे बोले नियत दाब की अभिक्रिया उष्मा, इसका मतलब आपको डेल्टा H का मान ज्ञात करना है। चले जी, अब हम देखना चाहते हैं कि डेल्टा H और डेल्टा E में से कौन बड़ा होगा, डेल H और डेल E में से कौन बड़ा होगा। तो डेल H और डेल E में से कौन बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा उस रासायनिक अभिक्रिया का डेल्टा Ng का मान कितना है। अब रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, या तो डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा होगा, या डेल्टा Ng का मान 0 से कम होगा, और तीसरा केस आता है डेल्टा Ng का मान 0 होगा। ठीक है, तीनों केस बना दिए। नंबर एक, डेल्टा Ng का मान 0 से बड़ा है। अगर डेल Ng का मान 0 से बड़ा है तो इस फॉर्मूले को देख लो, डेल H का मान डेल E से बड़ा होगा। दूसरा, डेल Ng का मान 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो डेल H का मान डेल E से छोटा होगा। हाँ, तीसरा केस, डेल Ng का मान ही 0 है। अगर डेल Ng 0 है तो डेल H और डेल E का मान बराबर होगा। ठीक है, इनको एग्जांपल के थ्रू लिया हमने। पहला केस क्या लिया, डेल Ng का मान 0 से बड़ा है, इसकी अभिक्रिया लिख दी। PCl5 से हमने PCl3 प्लस Cl2 बना दिया। आप देख सकते हैं उत्पाद की गैसीय मोल 2 है, क्रियाकारक का गैसीय मोल 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। यानी डेल Ng का मान पॉजिटिव, यानी जो अभिक्रिया लिखी मैंने इसके लिए डेल H का मान डेल E से बड़ा आएगा। दूसरा एग्जांपल, डेल Ng 0 से छोटा का एग्जांपल लिया। N2 प्लस 3H2 से हमने 2NH3 बना दिया। उत्पाद की गैसीय मोल 2 है, क्रियाकारक के गैसीय मोल 4 है, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। यानी ऐसे अभिक्रिया जिनका डेल Ng 0 से छोटा है उनके लिए डेल्टा H का मान डेल्टा E से कम आ जाता है। ये लीजिए, तीसरा हमने क्या ले लिया, डेल Ng का मान 0 है और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा Ng का मान 0 है उसके लिए डेल H और डेल E का मान बराबर होगा। एक एग्जांपल ले रखा है, H2 प्लस I2 से हमने 2HI बना दिया। आप देख सकते हैं उत्पाद की गैसीय मोल 2 है, क्रियाकारक की गैसीय मोल 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो डेल्टा Ng का मान 0 आता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा G का मान 0 बन जाता है। ठीक है, ये हमने आपको एंथैल्पी के बारे में समझा दिया। ठीक है।